नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल के लिए बतौर प्रधानमंत्री आज शाम 7:15 पर शपथ देंगे। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह कई मायनों में बेहद खास रहने वाला है। इस समारोह में जहां एक तरफ दुनिया के बड़े नेता शामिल होने जा रहे हैं, वहीं सफाई कर्मी से लेकर ट्रांसजेंडर्स तक और मजदूरों तक को इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनाने की तैयारी है। उन्हें भी न्योता पहुंच चुका है। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में देश भर से 10 वंदे भारत ट्रेन के लोको पायलट्स को भी बाकायदा विशेष मेहमान के तौर पर इस बार आमंत्रित किया गया है। इनमें से 4 महिला लोको पायलट्स भी हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको देते हैं। शाम में 7:15 बजे ये शपथ ग्रहण और उससे पहले मंत्री पद के लिए सांसदों को फोन कॉल्स का सिलसिला लगातार जारी है। अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह फोन पहुंच चुका है। इसके अलावा बीजेपी की अगर बात की जाए तो नितिन गडकरी को भी मंत्री पद के लिए फोन कॉल पहुंच चुका है। अर्जुन राम मेघवाल को भी फोन कॉल पहुंचा है। सहयोगियों की अगर बात की जाए तो जीतन राम मांझी से लेकर ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर को कॉल जा चुका है। एलजेपी के कोटे से चिराग पासवान को फोन पहुंचा है। अपना दल सोनेलाल के कोटे से अनुप्रिया पटेल को एक बार फिर से मंत्री बनाए जाने की तैयारी है, उन्हें फोन पहुंच चुका है। 2024 में नए साथी के तौर पर बीजेपी के साथ आए आरएलडी के जयंत चौधरी, उन्हें फोन पहुंच गया है। आंध्र प्रदेश में वो सहयोगी जिसके दम पर बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की, टीडीपी, उसके कोटे से राम मोहन नायडू और डीआर चंद्रशेखर को भी कॉल गई है। तो ये वो नाम हैं अभी तक जो सामने आ रहे हैं जिन्हें शाम में शपथ लेने के लिए फोन पहुंच चुका है। और इसी में एक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर का नाम भी है। सांसद हैं वो राज्यसभा के जेडीयू से, आज मंत्री बनने जा रहे हैं। रामनाथ ठाकुर से एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री ने खास बातचीत की है। जेडीयू से बतौर मंत्री आज शपथ लेने वालों में है रामनाथ ठाकुर। राज्यसभा सांसद है जेडीयू से और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बातचीत करने के लिए। और लंबे समय से ये चर्चाएं थी, सुगबुगाहट थी, आखिरकार मैं ये निमंत्रण पत्र भी देख रही हूँ और थोड़ी देर पहले आपको कॉल भी आया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत धन्यवाद। हाँ, ये जो खुशी है इसको कैसे व्यक्त करेंगे? जनता के प्रति खुशी है। जनता के बीच में जाना, जनता की समस्याओं को सुनना, उसका निराकरण करना, ये जिम्मेदारी बढ़ गई। पहली बार आप मंत्री बनने जा रहे हैं और जब मंत्री मंडल में हिस्सा बनते हैं तो उसके साथ साथ चुनौतियां भी आ जाती हैं। आपके सामने कौन सी बड़ी चुनौती है? चुनौती है बेरोजगारों का रोजगार देना, किसानों की समस्याओं को दूर भगाना, ये हमारी प्राथमिकता होगी। मतलब मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आगे का रोड मैप क्या होगा रामनाथ जी? काम करने का हिंदुस्तान के अधूरे काम करने का हमारा प्रयास रहेगा और खास करके बिहार और नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करने का रहेगा। हाँ, बिहारियों के लिए क्या करेंगे? बिहारियों के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो सोच थी, उनके किए हुए कार्यों में जो बच गए हैं, उस बचे हुए कार्य को अपनी मेहनत से, अपने कर्तव्य से, अपने दिमाग से उसको उस समस्याओं को दूर भगाने का। तो कर्पूरी ठाकुर जी के कहे हुए 2 शब्द जो आपको आज याद आ रहे हो और वो जो आप कहना चाहें? सच्चाई पर रहना, ईमानदारी से रहना और दुख सहने की शक्ति को मजबूती से धारण करने का काम करना। मैं उस उनके कहे हुए शब्दों को कभी हम भूल नहीं सकते और उस रास्ते पर चलने का काम किया। मेरा संसदीय जीवन 36 वर्षों का है। उस 36 वर्षों में अभी तक हमने दाग जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के लड़के के होने के नाते इस पर दाग लगने का काम नहीं किया। आगे भी यही सोचूंगा कि दाग न लगे।
जेडीयू सांसद रामनाथ ठाकुर को आप सुन रहे थे। उन्हें निमंत्रण मिल चुका है बतौर मंत्री शपथ लेने के लिए। शाम में वो शपथ लेंगे और इस बीच कुछ और नाम सामने आ रहे हैं जिन्हें फोन कॉल आया है मंत्री पद की शपथ लेने के लिए, और उसमें कमलजीत सहरावत का नाम भी सामने है। बीजेपी की सांसद कमलजीत सहरावत दिल्ली पश्चिम सीट से इस बार जीत दर्ज की, पहली बार सांसद बनी हैं और उन्हें फोन आ गया है शपथ लेने के लिए। दिल्ली में 7 की 7 लोकसभा सीटें कमल खिला है। बीजेपी ने क्लीन स्वीप की हैट्रिक दिल्ली में लगाई है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर करनाल से जीते हैं, पहली बार लोकसभा सांसद बने हैं मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। उन्हें भी मंत्री पद में शामिल होने के लिए, शपथ लेने के लिए फोन आ गया है। तो मनोहर लाल खट्टर को भी फोन आया, कमलजीत सहरावत को भी फोन आ गया। बीजेपी के कोटे से और जो फोन अभी तक पहुंचे हैं उसमें कद्दावर नेता जो पिछली सरकारों में भी बतौर मंत्री अपनी भूमिका निभा चुके हैं, उनके नाम हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इस बीच आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे प्रधानमंत्री आवास से। नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं नीरज पांडे से कब तक वो सिलसिला शुरू होगा। शाम में जिन्हें शपथ लेनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर आकर उनसे मुलाकात का सिलसिला देखने के लिए मिलेगा उन नए बनने वाले मंत्रियों का आज। बस थोड़ी देर में, यानी कि महज 15 से 20 मिनट बाद ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। और ये देखिए, ये पुलिस वालों का ये जो लगातार अलर्ट है, ये बताता है कि ये सब अलर्ट हैं उन सब लोगों के लिए जो मेहमान आने वाले हैं। देखिए, थोड़ी देर में यहाँ पे पहुँचना शुरू होगा। बहुत लोगों के पास फ़ोन गए जिनका नाम आपने लिया, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर हो, कमलजीत सहरावत हो, दूसरे नेता हो, वो लगातार पहुँच रहे हैं। देखिए, यहाँ पे आप पुलिस की लगातार यहाँ पर पुलिस के अधिकारी लगातार रोड पे दौरा कर रहे हैं, क्लियर करा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है वीआईपी आने वाले हैं, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। और यह कहें कि एक सबसे बड़ा शायद गृहमंत्री अमित शाह का रूट लग गया है, गृहमंत्री अमित शाह शायद निकलने वाले हैं, इसलिए इस पूरे रूट को क्लियर कराया जा रहा है। और माना यह जा रहा है कि सारे जो मंत्री बनने वाले लोग हैं वो धीरे धीरे प्रधानमंत्री आवास पहुँचने जा रहे हैं। फिलहाल आपको मैं बता दूँ कि इस समय प्रधानमंत्री आवास पे हलचल बहुत तेज है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पास लौटूंगी नीरज, जल्दी से दर्शकों को लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं और वो ललन सिंह के घर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललन सिंह का नाम भी रेस पे लगातार आगे बना हुआ है और ये पता चला है कि उनको भी फोन आ चुका है मंत्री पद की शपथ लेने के लिए सामने। इस बार प्रकाश, बिहार की अगर बात की जाए तो जो सहयोगी हैं, जिसपे जेडीयू से लेकर चिराग पासवान से लेकर जीतन राम मांझी तक को सबको मंत्री बनाना है, बिहार के कोटे से मंत्री बनाना है, तो बीजेपी का अपना जो नंबर है बिहार से आने वाले मंत्रियों का, वो घटेगा। देखिए, ये तो तय है कि सहयोगी दल को ज़्यादा तवज्जो मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से 12 सीटों के साथ जेडीयू ने अपना दमखम दिखाया है, वहीं चिराग पासवान 5 में 5 और जीतन राम मांझी सिर्फ 1 सीट पर लड़े थे लेकिन वो भी जीत गए। तो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और जेडीयू कोटे से रामनाथ ठाकुर और ललन सिंह, इनको निमंत्रण मिला है, न्योता मिला है मंत्री पद की शपथ लेने के लिए। इस वक्त मैं उनके घर के बाहर खड़ा हूं और ये राजीव रंजन सिंह जो लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, उर्फ ललन सिंह, सांसद लोकसभा। ये सांसद अगर इसी कोठी को रखेंगे तो यहाँ पर मंत्री लग जाएगा। हमारे साथ विनोद यादव जी है, आप आए थे, आपने बधाई दी, किस तरह से? हम लोग आए थे शिष्टाचार मुलाकात के लिए, जीत के बाद पहली बार बधाई देने के लिए जीत के। अब आगे का काम तो शाम में शपथ ग्रहण का काम है। अब जो मंत्री बनेंगे तो फिर से उनको बधाई दिया जाएगा। तो क्या बोले ललन जी? उनसे जीत के बधाई देने के लिए आए थे, सांसद में जीते थे। अब आगे हम लोग अपेक्षा करते हैं कि उनको बड़े बधाई हम लोग दें। आप सुन रहे हैं कि ललन सिंह को बधाई देने के लिए लोग जो हैं यहाँ पहुँच रहे हैं। ये अभिराम जी हैं जो जहानाबाद से हैं, पूर्व विधायक हैं। क्या बधाई दी आपने इनको? एमपी बने इसके लिए बधाई देने आए थे। अब कल आएंगे मंत्री बनेंगे तो। आप देखिए, ललन सिंह थोड़ा हिचकिचा रहे हैं खुल करके बात करने में, अपने लोगों को भी मना कर रहे हैं कि वो सीधे ना कहें कि वो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं।
लेकिन जेडीयू बिल्कुल, से लेकिन दो कहीं ना नेताओं के कहीं नाम जिस जो तरीके तय से ये हुए दो थे, नाम सामने उनमें आ ललन रहे हैं, सिंह एक और ललन रामनाथ सिंह ठाकुर। और दूसरा रामनाथ ठाकुर, वो जेडीयू की जो अगड़ा पिछड़ा वाली सियासत है उसको साधने का गणित भी यहाँ पर नजर आता है, क्योंकि ललन सिंह भूमियार समाज से और रामनाथ ठाकुर जो हैं वो अति पिछड़ी नाई समाज से आते हैं। इस बीच मैं आपको जल्दी से लेकर चलती हूँ दक्षिण, और दक्षिण में जरूरी हो जाता है बात करना टीडीपी की, क्योंकि ये एनडीए में वो बड़ा सहयोगी दल है बीजेपी का, अपने दम पर जिसने 16 सीटें हासिल की हैं, और ऐसे में टीडीपी का किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन इस सरकार में रहने वाला है, टीडीपी के कोटे से अभी तक किस किस को फोन पहुंचा है, अपडेट के लिए सीधे रुक करते हैं आशीष। जी देखिए, हम दिल्ली में जो सत्ता के गलियारों के हलचल जहां पर केंद्रित थी दक्षिण की और खासतौर पर आंध्र प्रदेश पॉलिटिक्स की 50 अशोका रोड, यहीं पर टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू जो चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं 12 तारीख को, वो यहां आकर रुके थे। आज भी उनका दिल्ली आगमन है, सीधे शपथ ग्रहण के लिए जाएंगे। अभी तक टीडीपी की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू के खास करीबी लॉयलिस्ट माने जाने वाले और शायद इस कैबिनेट में सबसे यंगेस्ट होने वाले राम मोहन नायडू को कॉल गया है। राम मोहन नायडू एमबीए ग्रेजुएट हैं, 35 साल की उम्र है उनकी, 24 साल में पहली बार सांसद बने, तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। श्रीकाकुलम जो नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश का में आता है, श्रीकाकुलम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी चुन के आए हैं। इनके पिता यरन नायडू अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में जब टीडीपी गठबंधन में थी, टीडीपी के बड़े कद्दावर नेता माने जाते थे यरन नायडू। उनकी मौत एक सड़क हादसे में हो गई थी। उसके बाद जो राम मोहन नायडू हैं वो राजनीति में आए और सबसे यंग 24 साल की उम्र में सांसद बने। तीसरे चुनाव में एनडीए गठबंधन में वो मंत्री बनने जा रहे हैं, उनके पास फोन आ गया है। दूसरा जो नाम आंध्र प्रदेश से है वो गुंटूर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से डॉक्टर चंद्रशेखर का है। डॉक्टर चंद्रशेखर की बात करें तो एमबीबीएस हैं, यूएस में इनका मेडिकल का बहुत बड़ा स्टार्टअप है, बहुत बड़ा काम करते हैं, और ये इस सदन में 2024 की संसद में सबसे रिचेस्ट, सबसे धनी सांसद हैं। 5,560 करोड़ का इन्होंने अपने एफिडेविट में संपत्ति का जिक्र किया है। इनको भी कॉल आया है। डॉक्टर चंद्रशेखर और राम मोहन नायडू दोनों अभी दिल्ली में हैं। दोनों ने से हमारी बात हुई और दोनों ने कहा है कि शपथ ग्रहण के औपचारिकता पूरी करने के बाद वो मीडिया से मुखातिब हो गए और हमें उम्मीद है कि शाम तक हमारी से बात होगी उनकी जी। अगर हम बात करें एनडीए के अलायंस पार्टनर पवन कल्याण की, पवन कल्याण को शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए न्योता गया है और पवन कल्याण भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। जरा जल्दी से अब रुक कर लेते हैं अभिषेक उपाध्याय का। उत्तर प्रदेश को लेकर अभिषेक, अगर पिछली बार की बात की जाए तो बड़ा हिस्सेदारी इस शपथ के दौरान मिली थी। 11 मंत्री यूपी के कोटे से रही हैं पिछली सरकार में, लेकिन अब की बार जिस तरीके से सीटों के मामले में मामला हाफ पर आ गया है, इसी तरीके से मंत्री परिषद में भी संख्या घटेगी उत्तर प्रदेश से आने वाले मंत्रियों की। अभिषेक, बिल्कुल यही बात है और वो भी हाफ होने की संभावना है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है 5 से 6 मंत्रियों की ही संभावना है। देखिए, राजनाथ सिंह बट ऑब्वियस हैं और उनको फ़ोन भी गया है और उनको फ़ोन जाएगा, ये कोई कहने का प्रश्न भी नहीं है, वो तो हैं ही हैं। लेकिन साथ में ये सोशल इंजीनियरिंग की जा रही है यूपी में। जैसे जितिन प्रसाद का नाम है, अगर आप ब्राह्मण चेहरों की बात करें, जितिन प्रसाद, हालांकि जितिन प्रसाद यहाँ पर आ चुके हैं लेकिन अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि उनको फ़ोन गया है या नहीं, लेकिन वो एक नाम है। लेकिन जो दूसरा पहलू है सोशल, जिसकी मैं बात करता आपसे सोशल इंजीनियरिंग की, तो हाथरस से जीते हैं अनूप वाल्मीकि का नाम की बहुत ही ज़्यादा चर्चा है। हालांकि वहाँ भी यही सवाल है कि वहाँ भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। एसपी सिंह बघेल को फ़ोन अभी तक नहीं आया, अभी हम जस्ट उनसे मिलकर के लौटे हैं। पिछली बार एसपी सिंह बघेल मंत्री थे और मैंने जैसे आपसे कहा कि दलित सांसदों की जहाँ पर बात होती है तो वहाँ पर उनका नाम बहुत ही प्रमुखता से आता है। इसी तरह क्षेत्रपाल गंगवार हैं जो चूंकि कुर्मी समुदाय का वोट बीजेपी से काफ़ी छिटका है इस बार, उस लिहाज से जी छत्रपाल गंगवार और पंकज चौधरी पिछली बार भी मंत्री थे, लेकिन छत्रपाल गंगवार की संभावना इस बार ज्यादा जताई जा रही है। तो इस तरह से एक पूरा रोमाना सोशल इंजीनियरिंग का एक पूरा वो बुनने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी, चूंकि ये सहयोगी दलों के हैं और इनको अकोमोडेट करना ही करना है, इसलिए उनको फोन तो चला गया है और बाकी जो हैं उनकी अभी भी ये प्रतीक्षा जारी है। हो सकता है कुछ देर में उनकी भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल, तो अनूप प्रधान जिसका जिक्र अभिषेक कर रहे थे, योगी सरकार में मंत्री भी, अगर मैं गलत नहीं, सिटिंग विधायक, और उनको लोकसभा चुनाव में उतारा गया और उन्होंने जीत दर्ज की है। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें कि सहयोगियों में रामदास आठवले पहले भी मंत्री और एक बार फिर से उनको फोन पहुंच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, रामदास आठवले को भी फोन आया
मंत्री पद की शपथ लेने के लिए वैभव परब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से और जानकारी लेते हैं। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के कोटे में तो जाहिर सी बात है जो सहयोगी हैं फिलहाल उन्हें किसी तरीके से खुश रखा जाए और उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाए। वैभव, यही रणनीति होगी? जी बिल्कुल, देखा जाए तो रामदास आठवले जी ने 2 दिन पहले ही एबीपी न्यूज से बात करते वक्त कहा था कि मैं दलित और आदिवासियों का नेतृत्व करता हूं और इस लोकसभा में मैंने अच्छा काम किया है। इस वक्त हम रामदास आठवले जी के घर पे ही मौजूद है, वेट कर रहे हैं कि वो बाहर आके अपनी प्रतिक्रिया दे दी। तब तक हम आपको दिखा देंगे कि यहाँ पे उनके कार्यकर्ता है वो आना शुरू हो गए। महाराष्ट्र से नितिन गडकरी हो, पीयूष गोयल हो, प्रताप राव जाधव हो, सब लोग धीरे धीरे अब फोन जाना शुरू हो गया। रक्षा खड़से है भाजपा से, उनको भी फोन आया है। तो अभी देखना यह होगा कि और किन किन लोगों को, नेताओं को, सांसदों को या कोई राज्यसभा सांसद भी इसमें शामिल होता है क्या, ये भी देखना होगा। क्योंकि लगातार दूसरी बार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के कैबिनेट विस्तार में रामदास आठवले जी को स्थान दिया गया है। तो मैं कहना यह चाहूंगा कि मराठा समाज हो, ओबीसी समाज हो, दलित समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, पूरे जातीय समीकरणों को लेके देखा जाए तो महाराष्ट्र में पूरा समीकरण पूरा हो चुका है। अब देखना यह होगा कि और किसी को मौका मिलता है। रामदास आठवले के मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए बिल्कुल, जब रामदास आठवले आएंगे तो आप उनसे जरूर बातचीत कीजिएगा। इस बीच महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि जो उत्तर पूर्व है उसको किस तरीके से प्रतिनिधित्व मिलने वाला है इस मोदी सरकार में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से लेकर बंगाल तक जितनी उम्मीद बीजेपी कर रही थी वैसी संख्या सीटों की नहीं हासिल हो पाई है। हाँ, ओडिशा में जरूर बंपर सीटें बीजेपी को मिली है। तो अब की बार शपथ की तैयारी पूरी है और सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। मनोज्ञा लोईवाल का रुख करते हैं। मनोज्ञा, ओडिशा ने जिस तरीके से झोली भर के सीटें बरसाई हैं बीजेपी के लिए, तो ऐसे में जो रिप्रेजेंटेशन है ओडिशा का वो तो उम्मीद की जाए शानदार रहने वाला है। नाम कौन कौन से सामने आ रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान से लेकर संबित पात्रा से लेकर प्रदीप सारंगी, अपराजिता सारंगी, किस किस के नाम? देखिए, हमने अभी तक जिनसे बात की, अपराजिता सारंगी हो या फिर बाकी सारे नेता हो, इनको अभी तक कॉल आया नहीं है। इसकी 2 कारण हो सकते हैं। पहला ये कि राज्य में सरकार बन गई है उड़ीसा में, तो फिर अब अधिकतर को हो सकता है कि वहीं पर रखा जाए, कि वहां पर ही या कि उड़ीसा में मंत्री पद दिया जाए। अलग अलग मंत्री पद और सरकार चलाने के लिए एक्सपीरियंस हैंड्स की जरूरत भी होगी। पर अगर मैं अभी जहां पर हूं, मैं इस समय हूं सर्बानंद सोनोवाल के घर पर। पूर्वोत्तर भारत से अभी तक एक नाम की पुष्टि हो गई है। सर्बानंद सोनोवाल फिर से एक बार, तीसरी बार कैबिनेट में जाएंगे। इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री रहे असम के, पहली बार सरकार बनाई है। और अगर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दूं तो ये कहूं कि आज चाय पे चर्चा करने के लिए चाय बगान से अगर कोई नुमाइंदा होगा तो वो सर्बानंद सोनोवाल होंगे, क्योंकि अपर असम से आते हैं, डिब्रूगढ़ से आते हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ चाय बगान ही नजर आएंगे आपको। तो आज चाय पे चर्चा, जिस पर देश की दिशा और दशा दोनों तय हो जाएगी 11:30 बजे सुबह प्रधानमंत्री के आवास पर, तो वो सर्बानंद सोनोवाल होंगे, पूर्वोत्तर भारत से चेहरा। क्या शानदार तरीके से आपने इसको रखा है कि चाय बागान पर को रिप्रेजेंट करने वाले, एक तरीके से चाय पर चर्चा करने वाला वो जो एक चेहरा, वो सर्बानंद सोनोवाल का जरूर होगा। इसकी पुष्टि हो गई है। नॉर्थ ईस्ट से सर्बानंद सोनोवाल मंत्री बनने वाले हैं, पुष्टि हो गई है। मनोहर लाल खट्टर से लेकर कमलजीत शेरावत, दिल्ली से जो सांसद चुनकर आई है, इनके नामों की अभी तक पुष्टि हो गई है। चिराग पासवान से लेकर जीतन राम मांझी तक के नामों की पुष्टि हो गई है। टीडीपी कोटे से 2 सांसदों के नाम की पुष्टि हो गई है। हर बड़ी खबर सबसे पहले एबीपी न्यूज पर। देश में फिर बनने जा रही है मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और ये शपथ वो इतिहास है जो नरेंद्र मोदी रचने जा रहे हैं, क्योंकि आजाद भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई पहला प्रधानमंत्री होगा जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा है। 2014 में 282 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी, 2019 में 303 सीटें बीजेपी ने हासिल की और 2024 में 240 सीटें हासिल करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं देश के। शाम 7:15 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह है और 52 से लेकर 55 मंत्री भी आज प्रधानमंत्री के साथ शपथ लेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री आवास से हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास पर सुबह 11:30 बजे वो सांसद जिन्हें मंत्री पद का न्योता दिया गया है उन्हें चाय पर बुलाया गया है। और अभी तक कौन कौन पहुंचा है, पूरा अपडेट, हलचल किस तरीके की पीएम आवास पर, बताइए जरा नीरज।
रोमाना, हलचल तेज है, यहाँ पे सिक्योरिटी पूरी तरह से लग चुकी है, लेकिन अभी किसी के पहुँचने की जानकारी नहीं आई है। चूँकि 11:30 बजे का समय है, तो माना जा रहा है कि 11 बजे तक यहाँ पर लोग पहुँचेंगे और 11:30 बजे चाय की चर्चा जो होगी प्रधानमंत्री के साथ, उसमें वो शामिल होंगे। लेकिन हम लोग अलर्ट हैं, हम लोगों को भी ये इंतज़ार है कि कौन पहले पहुंचता है, क्योंकि जो नाम चलाए गए हैं अभी वो नाम बहुत सारे उसमें कंफर्म हो गए हैं कि हाँ उनके पास फ़ोन आ गया है। लेकिन जब तक वो लोग अंदर पहुंच ना जाएं, यहाँ पहुंचकर प्रधानमंत्री जी के साथ चाय ना मिले, तब तक नहीं माना जाएगा, क्योंकि बहुत सारी इस दौरान हॉक कॉल्स भी हो सकती है, बहुत सारे ऐसे कॉल्स भी हो सकती हैं जो मतलब केवल प्रधानमंत्री ने जैसे कहा कि बहुत सारे ऐसे कॉल जो आपको केवल परेशान करने के लिए हो सकते हैं, या कुछ बहुत ऐसे आधी अधूरी जानकारी हो सकती है। तो माना यह जा रहा है कि जो इस गेट के अंदर यानी प्रधानमंत्री आवास में पहुंचेगा वही आज मंत्री पद की शपथ लेगा। तो बहुत सारे लोग जिनके पास कॉल गई है उनका इंतजार है कि प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। हम लोग भी इंतजार ही कर रहे हैं। रोमाना, रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। दर्शकों को बताते चले 2014 में 16 मई को शपथ ग्रहण हुआ था, 2019 में 23 मई को, और अब की बार 2024 में आज मतलब 9 जून को मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। और जल्दी से आपको लेकर चलेंगे, अंकित गुप्ता हमें नजर आ रहे हैं। दरअसल अंकित गुप्ता जो हैं वो अमित शाह के घर के बाहर मौजूद हैं, और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से ये मोदी सरकार 3.0 किस तरीके की इसकी रूपरेखा होगी, मंत्रिमंडल में किस किस को, खासतौर से सहयोगियों को किस रूप में जगह दी जाएगी। इस रूपरेखा को तैयार करने में अमित शाह ने अहम भूमिका निभाई है, लगातार बैठकें होती रही हैं। अभी का अपडेट क्या है, अभी की तस्वीर क्या है अमित शाह के घर पर, अंकित? रोमाना, अगर मैं बात करता हूं अमित शाह के घर पर, तो कुछ देर पहले जीतन राम मांझी आज जरूर पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने अभी अपना जब बिहार निवास पहुंचे तो उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अभी इस चीज को लेकर के ऐसी कोई चर्चा नहीं है, स्थिति आपको 12 बजे के आसपास साफ होगी। तो जिस बात का जिक्र नीरज कर रहे थे ना कि कौन कौन प्रधानमंत्री आवास पहुंचता है, वहां से तस्वीर साफ होनी शुरू होगी। लेकिन जिस बात का आपका जो सवाल था कि रूपरेखा क्या होगी, तो हमको याद करना होगा जो 2019 की जो शपथ ग्रहण हुआ था उस दौरान कई ऐसे नाम भी सामने आए थे जो सांसद तक नहीं थे, जिन्हीं में से एक नाम था विदेश मंत्री एस जयशंकर का, जिन्होंने वहां पर शपथ ली है और बाद में जो है साफ हुआ कि उनको विदेश मंत्री बनाया जा रहा है और बाद में वो राज्यसभा से चुन करके आए हैं। तो आज शाम को भी यकीन मानिए कुछ ऐसे नाम जरूर हो सकते हैं जो उस दौरान चौंकाएंगे जरूर, और मुमकिन है कि वो अभी जो सूची सामने आ रही है दूर दूर तक हम लोगों के जो जहन में ना हो, लेकिन उनमें से कई नाम हो सकते हैं जो कि आपको शाम को चौंकाए। लेकिन इसके अलावा क्या समीकरण हो सकता है, माना यह जा रहा है कि ओबीसी समुदाय से बड़ी संख्या में मंत्री बनाए जा सकते हैं, क्योंकि देश में ओबीसी की जो आबादी है काफी ज्यादा है। उसके अलावा महिलाओं को जो प्रतिनिधित्व मिल सकता है, क्योंकि जो जिस तरह से जो कानून पास किया गया संसद के दोनों सदनों से कानून बना है, वो एक अहम फैक्टर हो सकता है। महिलाओं की उपस्थिति हो सकती है, प्रतिनिधित्व मिल सकता है। उसके अलावा इसकी उम्मीद करेंगे क्योंकि टिकट बंटवारे से लेकर जो संख्या महिलाओं की इस बार संसद में पहुंची है, उससे तो बहुत उत्साहजनक स्थिति बनती नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के तौर पर इस मंत्रिमंडल में महिलाओं को कितनी तरजीह दी जाती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। साथ ही आपने अभी जो कहा कि साहब जो सरप्राइज है वो भी सामने आ सकता है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। और जीतन राम मांझी का बाकायदा नाम लेकर, क्योंकि पहले नीरज जो बात कह रहे थे उसको आपने और आगे बढ़ाया जीतन राम मांझी के नाम को लेकर, तो मतलब अब सस्पेंस पसोपेश वाली एक स्थिति बन गई है। देखना होगा कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं या नहीं। इस बीच जरा जल्दी से दर्शकों को लेकर चलते हैं, जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, और जैनेंद्र के पास इस समय इसलिए जाना जरूरी हो जाता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जो न्योता मिला है, रुख अभी तक पूरी तरीके से साफ हुआ नहीं है। अब क्या अपडेट मिल रहा है, क्या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से तस्वीर साफ कर दी गई है, जा रहे हैं शाम में वो शपथ ग्रहण के लिए? बिल्कुल नहीं रोमाना, खड़गे ये तो एक अपने आप में सस्पेंस है ही कि कौन कौन शपथ ले रहा है। दूसरा सस्पेंस ये भी है कि क्या विपक्षी दल और विपक्षी दलों का गठबंधन, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, शपथ में भाग लेगी या नहीं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को शपथ ग्रहण समारोह का औपचारिक न्योता तो मिला है, लेकिन वो जाएंगे या नहीं जाएंगे उसको लेकर के रुख अभी तक साफ नहीं है। और प्रमोद तिवारी जी मेरे साथ है, राज्यसभा में उप नेता है, डेप्यूटी लीडर है खड़गे जी के साथ। सर, क्या रणनीति है, शपथ ग्रहण समारोह में आप लोग शामिल हो रहे हैं या नहीं? देखिए, मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि मैं दल का उपनेता हूं, मुझे तो कोई निमंत्रण आया नहीं। जहां तक सवाल है, मैंने कई अपने सहयोगी दलों से बात की है, उनको भी कोई निमंत्रण नहीं आया है। जहां तक खड़गे साहब का सवाल है,
मुझे नहीं मालूम कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष या नेता विरोधी दल के रूप में उन्हें निमंत्रण आया भी है या नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। परंतु क्या ये उचित होगा कि हमारे सहयोगी दल उनको निमंत्रण ना आए, हम वहाँ पहुँच जाएं? दूसरी बात, जहाँ तक सवाल है उनकी रुचि जो लगती है वो विदेशी मेहमानों को बुलाने में ज़्यादा मोदी जी इंटरेस्टेड हैं। क्या परंपरा रही है, क्या इस देश का इतिहास रहा है, उसमें उनकी रुचि नहीं है। तो फिर ऐसी परिस्थितियों में जब आएगा इनविटेशन, बैठ कर निर्णय लेंगे। नहीं तो ये तो जैनेंद्र आरोप करते रहे ना कांग्रेस पर। पिछली बार भी मोदी सरकार के दौरान के साथ बॉयकॉट कल्चर को ये लोग बढ़ावा देते रहे हैं, चाहे नई संसद का कहीं ना कहीं उद्घाटन का मौका उस वक्त भी बॉयकॉट। तो इस बार ये नई सरकार के शपथ ग्रहण से बॉयकॉट के लिए जो जमीन तैयार की जा रही है वो गांधी परिवार को निमंत्रण नहीं मिला है या अन्य सहयोगियों को निमंत्रण नहीं मिला है? जैनेंद्र जी बिल्कुल, एक रोमाना का सवाल है कि पिछले दिनों में बाइकॉट कल्चर देखने को मिला है, चाहे वो पार्लियामेंट के नई बिल्डिंग का उद्घाटन का मामला हो, राम मंदिर के उद्घाटन का मामला हो। उसी कड़ी में ये बुनियाद पहले से दिख रही है कि आप लोग शपथ ग्रहण में शायद ना जाएं और वो उसी की कंटिन्यूटी हो। और ये क्या इसके पीछे क्या ये भी वजह है कि खड़गे जी को न्योता है, गांधी परिवार को नहीं है? एक सवाल विपक्ष पर एक शक की नज़र से लोग देख रहे हैं कि आप क्या दिल जल रहा है कि मोदी जी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं इसलिए नहीं जाने की बुनियाद? जो शपथ ले रहे हैं मोदी जी वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में तो नहीं ले रहे हैं। मैं मोदी भी ख़त्म हो गया, अब तो वो एनडीए पे आ गए हैं। तो वो तो गया, जो गर्रा इनका होता था, जो ये बोलते थे, वो सारी शैली चेंज हो गई। पर सवाल सीधा से है, क्या सहयोगी दलों को न बुलाया जाए या परंपराओं का पालन न हो? तो हमें जाना है कि नहीं जाना है, ये निर्णय हम लेंगे। तो क्लियर कर दिया यहाँ पर कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने कि सहयोगी दल मतलब इंडिया गठबंधन में जो साथी दल थे उनको न्योता नहीं है, और साथ ही परंपराओं की वो बात करें कि अगर उसको ना निभाया जाए तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर सस्पेंस इस बात को लेकर भी है कि क्या गांधी परिवार को इस शपथ ग्रहण के लिए न्योता नहीं दिया गया है क्या? इसी वजह से कांग्रेस जो है वो शपथ ग्रहण से कन्नी काटती हुई नजर आ रही है। इस बीच आपको बड़ी जानकारी देते हैं, मोदी मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई टीडीपी से युवा चेहरा राममोहन नायडू, उनको लेकर भी कहा जा रहा है कि वो मंत्री बनेंगे। टीडीपी के कोटे से 2 सांसदों के नाम सामने आ रहे हैं, राममोहन नायडू का और डीआर चंद्रशेखर का। और ऐसे में राममोहन नायडू क्या कह रहे हैं, खास बातचीत उन्हीं के साथ, जरा सुना देते हैं आप। आंध्रा को डेवलप करना ही हमारा विजन रहा है। तेलुगु देशम पार्टी से चुनकर आए तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलुगु लोग जहाँ पे भी हैं उनके भलाई के लिए काम करने का एक निर्णय हम ले चुके हैं। नरेंद्र मोदी के सहायता से आंध्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपस में इतनी अच्छी तरह से डिस्कशन होने के बाद ही हम निर्णय लेके आगे बढ़ रहे हैं। बहुत दिन बाद हमें टीडीपी में केंद्र मंत्री फिर से बनने का एक मौका मिला है और उसके आगे केंद्र जिस तरह से सपोर्ट करना चाहती है आंध्र प्रदेश को, उसमें भी कोई बिना कोई रुकावट के साथ पूरी तरह से उनका मदद हमें मिल रहा है, तो बहुत खुश हैं। पहले भी आप देखिए केंद्र सरकार में कभी पहले भी गठबंधन जब हुए थे उसमें भी उनका बहुत बड़ा रोल था, आज भी होने वाला है। और वो केंद्र हमारे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम आगे बढ़े, कोई चेंज नहीं होगा। हम उसके आरक्षण का संरक्षण करेंगे। तो टीडीपी से राममोहन नायडू को आप सुन रहे थे, ये भी मंत्री बनाए जाएंगे, इनका नाम भी सामने आ चुका है। और ऐसे में मंत्री बनाने का फॉर्मूला, मंत्रिमंडल का फॉर्मूला क्या होगा? तो शपथ ग्रहण का दिन है आज, मोदी सरकार में कौन कौन मंत्री बनाने का क्या है फॉर्मूला, इसी को लेकर मंथन जबरदस्त तरीके से हुआ है। और सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद जब तमाम सहयोगी दलों के नेताओं ने बीजेपी के आला नेतृत्व से मुलाकात की तो मंत्री पद के लिए काफी मंथन हुआ, सहयोगी दलों से उनकी मांग पूछी गई और इसके बाद ही वो फॉर्मूला तय हुआ है, जिसको लेकर बड़ा अपडेट देंगे हमें अंकित गुप्ता। अंकित, मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए फॉर्मूला क्या तय पाया गया? देखिए रोमाना, ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आखिर ये जो मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल होगा, इसमें जो मंत्रियों का चुनाव कैसे हुआ है। यहाँ पर जो सबसे पहले जैसे ही सरकार बनाने का दावा परसों पेश किया गया दोपहर करीबन 2:30 बजे के आसपास, उसके बाद में शाम को 5 बजे से लेकर के 7, 8, 9 बजे तक वो बैठकें हुई हैं, जिसमें तमाम सहयोगी दल पहुंचे हैं। जेपी नड्डा के आवास, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, राजनाथ सिंह भी मौजूद थे।
सबसे जो है पूछा गया कि आपको कौन कितने मंत्री पद चाहिए। सबने अपनी अपनी जो मांगे वहां पर रखी हैं। हालांकि कौन सा मंत्रालय चाहिए उसको जो लेकर के ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन कितने मंत्री पद चाहिए उसको लेकर के जरूर चर्चा हुई है। उस चर्चा के बाद में जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे प्रधानमंत्री आवास, और वहां पर जो सहयोगी दलों ने अपनी मांगे रखी थी प्रधानमंत्री के सामने रखी गई और उस पर विस्तार से चर्चा हुई परसों देर रात तक और कल सुबह से लेकर के शाम तक। उसके बाद में जो सहयोगी दल थे, एनडीए के जो सहयोगी दल थे, उनको बताया गया कि बीजेपी की तरफ से यह तय किया गया है, आप लोगों की इस पर क्या राय है। जब एक आपसी सहमति बन गई है उसके बाद देर रात से जो है लोगों को कॉल करना शुरू किया गया, वो भी इक्का दुक्का लोगों को, और वो जो है जो एनडीए के जो लीडर थे उनको बताया गया कि हमने ये तय किया है। हो जाता अंकित गुप्ता कि पहले वो तो कहा जा रहा था कि 4 पर 1 या 3 पर 1 वाला फॉर्मूला वो सहयोगियों के लिए कई मामलों में लागू होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब जीतन राम मांझी तो अपनी पार्टी से इकलौते जीत कर आए हैं, उनको भी मंत्री पद में शामिल किया जाएगा, नाम उनका सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ एचडी कुमारस्वामी, वो उनके तो सिर्फ 2 ही सांसद जीत कर आए हैं, उनको भी जगह दी जाएगी मंत्री पद में। और इसी तरीके से जयंत चौधरी की पार्टी से भी 2 ही सांसद लोकसभा में जीत कर आए हैं, तो वो 4-1 या 3-1 इस तरीके का कोई एक फॉर्मूला खासतौर से सहयोगियों पर तो लागू होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। कुल मिलाकर सहयोगियों को तो एडजस्ट करने की एक कोशिश यहां पर इस नए मंत्रिमंडल में नजर आ रही है। तो आज तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी के साथ कई मंत्री भी आज शपथ लेंगे। 52 से 55 बताया जा रहा है मंत्रियों की संख्या जो आज शपथ लेगी। इनमें हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के सांसद जीतन राम मांझी का भी नाम सामने आया है। गया से जीत हासिल की है जीतन राम मांझी ने और खबर है मांझी को मंत्री बनने के लिए फोन पहुंच चुका है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और गया से नवनिर्वाचित सांसद हम पार्टी के मुखिया जीतनराम मांझी को भी कॉल आ गया है, शपथ लेने वाले हैं और फिलहाल वो अमित शाह से मिलने के लिए गए हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें कॉल आया है वैसे ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर जो है वो दौड़ पड़ी है और बिहार निवास पर इस वक्त मांझी के जो समर्थक हैं वो इस तरीके से मिठाई बांट करके अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। और लगातार जो है वो इनकी उम्मीदें जो थी वो यही थी कि जीतन राम मांझी जो है वो मोदी 3.0 कैबिनेट का हिस्सा होंगे। और इसी के बाद जैसे ही उन्हें जो है वो कॉल आया है वैसे ही यहाँ पर बिहार निवास पर जो मांझी के समर्थक हैं उनमें खुशी जो है वो जरूर है और मिठाई खिला करके और खा करके अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। मांझी जी को कॉल आ गया, कितनी खुशी है? काफी खुशी है। पहली बार गया से जो हमारे सांसद चुनकर आए हैं माननीय जीतन राम मांझी जी, उनको कैबिनेट में स्थान मिल रहा है और गया ही नहीं पूरे मगध के धरती पे काफी खुशी और हर्षोल्लास। देखिए ये इसी तरीके से मिठाई खिला करके आप मिठाई खिला रहे हैं सबको। इंतजार था कॉल का? एकदम कॉल का इंतजार था, कॉल भी आया और साहब भी गए। साहब गए हैं मिलने के लिए, ठीक है। आप काफी देर से इंतजार कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि कॉल आएगा, मंत्रिपरिषद में शामिल होने का मौका मिलेगा? देखिए गया के धरती से ये पहली बार अगर कोई मंत्रालय में जा रहे हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद जीतन राम मांझी अब मगध की धरती एनडीए के लिए बहुत मजबूत होगी और हम लोग यही चाहेंगे कि अच्छा मंत्रालय। इंतजार था आपको? बेसब्री से इंतजार था हम लोग को कि इस बार गया को उचित प्रतिनिधित्व भारत सरकार में मिलेगी और जैसा हम लोग सोचे थे, हम लोग वोट के समय में भी बोलते थे कि हम लोग मंत्री को वोट दे रहे हैं, भारत सरकार में मंत्री निश्चित बनेंगे और प्रचंड बहुमत से जीत हुई, प्रचंड वोट से जीत हुई। ठीक है। तो ये कहना है यहाँ पर मांझी के समर्थकों का कि अब जाकर के गया को एक उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा मांझी के रूप में। कैमरा पर्सन अश्विनी कुमार सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज दिल्ली। 4 दशकों का राजनीतिक करियर जीतन राम मांझी का। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पहली बार लोकसभा चुनाव जीता है गया से और अब सीधे मंत्री पद मिलने की उम्मीद है।